हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ है और मैं आज यूट्यूब पर अपना पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। फ्रेंड, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा मानकर बच्चे अपने आप को बुरा मानते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड, आप यकीन मानिए, बायोलॉजी आज के बाद आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। इतना कुछ नहीं है बायोलॉजी में जितना ये सोच के बना रखा है। नीट में भी अगर आप जाएंगे, नीट के आप 12th के बाद नीट वगैरह देंगे तो आपको पता लगेगा कि 95% बायोलॉजी का सिलेबस NCERT बेस्ड होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज़्यादातर 11th या 12th में रट के पास होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पास नहीं होना, हमें कॉन्सेप्ट बनाने और आगे चल के नीट क्रैक करना है। तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रेंड्स, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑफस्प्रिंग को राइज करता है। आई से हम कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स थे, वो एक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हम आए, तो ये रिप्रोडक्शन है, कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, कोई आप में से बता सकता है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? चलिए कोई नहीं, अभी तो नहीं, आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स देखिए, रिप्रोडक्शन अपने आप में ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। क्यों? फ्रेंड्स, ये मेंटेन करता है लाइफ ऑन अर्थ। फ्रेंड्स, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ कहाँ से होगी? लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रिप्रोडक्शन। और दूसरी चीज़, इट इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर हमारे दादाजी ना होते या हम ना होते या आगे हम रिप्रोडक्शन ना करें तो हमारी स्पीशीज़, हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इस चीज़ के लिए ही बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जितने भी रिप्रोडक्शन करते हैं उनके कम से कम वो 3 फेज़ होते हैं जिससे वो गुजरते हैं। पहला यंग फेज़, फिर एडल्ट फेज़, फिर एज्ड फेज़। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर। फ्रेंड्स, मैं चाहता था आपको शुरू से ही NCERT पढ़ाना शुरू कर देता, पर मैं चाहता था थोड़ा सा इस चैप्टर के साथ फ्रेंडली हो, आपको पता लगे कि हाँ, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, कैसे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आइए। Each friend and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. लाइफ तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें बताया गया कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स का जो जीवित है इस धरती पे, उसका एक सर्टन पीरियड है लाइफ टाइम। ऐसे नहीं कि जो आया वो कोई 1,00,000 साल जिएगा, कोई 2,000 साल जिएगा, ये इमॉर्टल है, नहीं। सबका टाइम पीरियड फिक्स है, जो आएगा उसे जाना तो है ही। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। तो फ्रेंड्स, लाइफ स्पेन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है, यानी मान लीजिए जैसे मैं पैदा हुआ, तो अब मैं पैदा होने से लेके मेरी मौत तक का जो बीच का जो ये वक्त है, ये मेरा लाइफ स्पेन है। और फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइफ, कई बार डेथ को लोग ये समझ लेते हैं कि फांसी वगैरह लगा दी या कूद गए कहीं पर, तो ये डेथ नहीं। फ्रेंड्स, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, यानी आपका सडन, आपका कोई वो नहीं होना चाहिए इसके में कि आपने अपने आप को खुद मारा। आपने जन्म लिया और उसके बाद आप नेचुरली मर गए। यही आपका लाइफ स्पेन है जो बीच में आपने पूरी ज़िंदगी जी है। तो आगे देखते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट space provided. Examine the lifespan of an organism represent in figure. Is not both interesting and intriguing to note that it may be as short as few as longer as a few thousands of years. तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं, ये बता रहे हैं कि आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, और हर किसी का ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में डिफ़र करता है। प्लांट्स में भी कई डिफ़र करता है।
तो फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि साइज़ के साथ हम किसी के लाइफ स्पैन को रिलेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ साइज़ में बड़ी है तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, कोई चीज़ साइज़ में छोटी है तो उसका लाइफ स्पैन नहीं कम होगा। नहीं, उसका लाइफ स्पैन अलग हो सकता है। आइए पढ़ते हैं कैसे। द साइज ऑफ क्रोज, पैरट्स एंड डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी, क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 14 ईयर्स है और वहीं पैरट का 140 ईयर। तो फ्रेंड्स, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यही है फ्रेंड्स, हम साइज़ के साथ लाइफ स्पैन को रिलेट नहीं कर सकते। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है वो उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं। बी द वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज इनविटेबल। यानी हर ऑर्गेनिज्म की मृत्यु निश्चित है। बट एक्सेप्ट नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड, आपको याद रखना होगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, यानी वो कभी नहीं मरते। मतलब फ्रेंड्स, वो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें जिसमें सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है और एक सेल से दो, दो से तीन, तीन से चार होते चले जाते हैं और जितने भी वो सेल्स में बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं, उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म राइज हो जाते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाइड्रा, यीस्ट, फंजाई, ये सभी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल हैं। अब देखते हैं, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सीज हैव एग्जिस्टेड ऑन देयर several thousands of life? There must be some process in the living organism that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction. तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ये सब किसकी वजह से हो रही हैं फ्रेंड्स? ये सभी हो रही हैं रिप्रोडक्शन की वजह से। और यही है जो लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones similar to itself. The offspring grow, mature, and turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, grow, and death. तो फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्शन है हम जानते हैं एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग को राइज करता है जो उसके जैसा होता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर, एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। और वही ऑफस्प्रिंग तो होता है जो वो आगे जाके ग्रो होता है, मैच्योर होता है और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं थस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये एक साइकिल है जिसमें वो जन्म लेता है, बढ़ता है और डेथ हो जाती है, एंड में मर जाता है, कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फ्रेंड्स, ये कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। आगे, और यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेरिएशंस जो हैं वो मदद करती हैं इवोल्यूशंस में, और इवोल्यूशन की वजह से ही हम इतने इवॉल्व हो पाए हैं। यू बिलीव कि हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से इतने बनते हुए, सिंगल सेल्ड से आज यहाँ तक हम डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स आउट मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका अपना अपना मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं कि भाई जो प्लांट्स में फिनोमिना चलेगा वही एनिमल्स में फिनोमिना चलेगा, वही आर्थ्रोपोडा वगैरह में चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस।
तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो उसका वातावरण है, यानी उसका हैबिटेट है जहाँ वो रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक 1 चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट है, हार्ट है ही नहीं, पोर्टल सिस्टम है, क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे वो डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके का रिप्रोडक्शन करना है। बेस्ड ऑन वेदर द रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म और 2 इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है पार्टिसिपेशन ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम देखें। एक तो क्या, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है सिंगल पेरेंट्स के थ्रू, यानी फ्रेंड्स आप कह सकते हैं 2 लोगों की ज़रूरत नहीं, खाली एक ही उससे पूरा का पूरा न्यू ऑफस्प्रिंग राइज कर जाएगा, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता जिसमें मेल और फीमेल आके फ्यूज़ करते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा, बस वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हेन 2 पेरेंट्स अवॉइड सेक्स participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gamete, that is called sexual reproduction। तो फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है। पहला रिप्रोडक्शन असेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, दूसरा रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, तो जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, वही हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अच्छा फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वैसे एक चीज़ देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको आपके हिसाब से आप जायगोट किसको कहेंगे? ऑब्वियसली कई बच्चे 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, वो बेसिक चीज़ें क्लियर करना भूल जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जायगोट क्या है, सर आप क्या बताएंगे? फ्रेंड्स जायगोट जो है एक सिंगल सेल्ड है। आप बिलीव कर सकते हैं कि जायगोट मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ और एक सिंगल सेल बना, और उस सिंगल सेल से मैं पूरा डेवलप हो गया। मैं क्या फ्रेंड्स, पूरी दुनिया एक सिंगल सेल से डेवलप हुई है, जिसे हम जायगोट कहते हैं। तो हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, ये चैप्टर आगे इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बस आप मेरा साथ दीजिएगा और मैं आपके सारे चैप्टर क्लियर करा दूँगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल is capable of producing offspring. As a result of the offspring that are produced are not identical to one another but also exact copies of their parent। इसमें कहा गया कि फ्रेंड्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक ही पेरेंट ज़रूरत होता है कैपेबल, और वही एक ऑफस्प्रिंग बना देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग देयर दैट आर प्रोड्यूस आर नॉटली आइडेंटिकल। जो फ्रेंड्स ऑफस्प्रिंग बनता है वो आइडेंटिकल ही नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है उसका। और उस जब वो एग्जैक्ट कॉपी जो होता है तब हम उस ऑफस्प्रिंग को कहते हैं, द टर्म इज क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, वो मार्फोलॉजिकली यानी बाहर से भी देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है, जेनेटिकली जीन्स लेवल पे भी वह सिमिलर होता है। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो वहाँ मेल और फीमेल का फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है, मेल के क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम मिल रहे हैं, तो वेरिएशंस आएंगी। फ्रेंड्स इसमें वेरिएशंस बहुत माइन्यूट होती है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये हमारा अमीबा है, ये फ्रेंड्स जो अमीबा है हमारा, ये हमारा फ्यूजन करता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल, इट इज़ अ डिवीज़न इन द पेरेंट टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज इंडिविजुअल। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हमारा ये अमीबा है, ये 2 भागों में बटेगा, टूटेगा, और जो ये 2 भागों में टूटा वही 2 भाग एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे फ्रेंड्स। और यही हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए इसमें एक ही पेरेंट्स है, दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले ये न्यूक्लियस था, उसने अपना मटेरियल डबल करा, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये अपने न्यूक्लियस को डबल कर रहा है, जिसके ज़रिए इसने अपने न्यूक्लियस को डबल किया और आगे एंड में इसने अपने डॉटर सेल्स बना लिए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये हमारा बाइनरी फिजन, ये हमारा बडिंग है हाइड्रा में, ये हमारा यीस्ट में, यीस्ट के अंदर फ्रेंड्स जो हमारी बडिंग होती, यीस्ट के अंदर हमारी बडिंग होती है। बडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको प्लांट्स दिख रहा होगा, यही प्लांट के एक पॉइंट से एक छोटा सा बड निकलेगा,
वही बर्ड क्या होगा फ्रेंड, आगे डेवलप होगा और ये बर्ड कुछ इस तरीके से आखिर में टूट जाएगा। और फ्रेंड्स जब ये टूट जाएगा तो यही जो बर्ड है ये पूरा डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हाउ वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जितना उसका मैकेनिज्म सिंपल होगा, यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्लांट्स में जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, उनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो सेलुलर लेवल हैं, सेल के लेवल पे हैं या टिश्यू लेवल के हैं, तो इसकी वजह से सिंपल होने की वजह से फ्रेंड्स उनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत सिंपल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो हमारे जो प्रोटिस्टा और मोनेरेंस होते हैं, जब आप बायोलॉजिकल, आप अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ हमने ऑर्गेनिजम्स को बांटने के लिए प्रोटिस्टा और मोनेरा में रखा है। यही क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं इनके भी, और जो सेल डिवाइड करता है वही एक ऑफस्प्रिंग में जनरेट हो जाता है। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये क्लाइमोडोमोनास है। क्लाइमोडोमोनास में ये भी फ्रेंड्स एक एल्गी है। इस एल्गी में क्या है, ये ज़ूस्पोर्स है, जो हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल फॉर्म होगा, ये वही ज़ूस्पोर्स है। ये गिरते हैं, ये सरीनों के, ये फ्रेंड्स इनके फ्लैजिला हैं, यही फ्लैजिला आगे काम करते हैं और ये जो होता है यही डेवलप कर जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं पेनिसिलियम में कॉनिडिया फोर्स। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कॉनिडिया स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कॉनिडिया स्ट्रक्चर्स ही आगे अगले पेरिसिलियम को राइज करते हैं। फ्रेंड्स आपने सब में एक चीज़ देखी होगी, इसमें खाली एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं और यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फंडा है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिप्रोडक्शन। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में ये एक लैटरल बर्ड है, ये एक लैटरल बर्ड है। लैटरल बर्ड मतलब साइड से एक कोने से एक बर्ड निकल आया और यही बर्ड आगे जाके टूटेगा और डेवलप होके एक नया हाइड्रा बना लेगा फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न, ये ऑर्गेनिज्म यानी मोनेरा प्रोटिस्टा जो होते हैं, इसमें सेल डिवीज़न ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मेनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो फ्रेंड्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यानी जो सिंगल सेल के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कह सकते हैं, वही बाइनरी फिजन करते हैं। वेयर इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स। जो सेल होता है वो दो भागों में टूटता है, डिवाइड होता है और रैपिडली ग्रो कर जाता है एडल्ट में। जैसा हमने अमीबा में देखा था कि वो सेल डिवाइड हुआ, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ और वो आगे ग्रो हुआ और बन गया। इसके एग्जांपल हैं फ्रेंड्स अमीबा, पैरामीशियम। ऐसे यीस्ट में हमने देखा इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल लेटरल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो यीस्ट में फ्रेंड्स ऐसा ही होता है कि जो हमारा बर्ड है वो जुड़ा हुआ होता है पेरेंट्स से। जब धीरे धीरे जब वो उससे सारा नरिशमेंट वगैरह सारी चीज़ों को लेता है और एक बर्ड बना लेता है और कंप्लीट होने वाला होता है, तब वह गिरता है और उसके बाद मैच्योर गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यूएस। और एक टाइम ऐसा आता है वो सेपरेट हो जाता है, हट जाता है और फिर पूरी तरीके से वो मैच्योर होता है। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई ऑफ सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी। फ्रेंड्स देखते हैं ये जो कह रहे हैं कि किंगडम फंजाई वगैरह जिसमें एल्गी वगैरह होते हैं वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर ज़ूस्पोर्स। अब फ्रेंड्स देखिए ये ज़ूस्पोर्स में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कौन से स्पोर, ये क्या आ गया। फ्रेंड्स कोई कुछ नहीं, ये वो स्ट्रक्चर है जैसे फ्रेंड्स हमारे में स्पर्म और ओवा, ये हमारे मेनली गैमेट्स बनते हैं जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। ऐसे इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़ूस्पोर्स हैं दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, यानी फ्रेंड्स वो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, उनके फ्लैजिल्ला होते हैं। फ्लैजिल्ला फ्रेंड्स क्या है, कुछ नहीं, ये वो चीज़ है जो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है।
ऐसे ही अदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया। फ्रेंड्स कोनिडिया जो है यानी पेनिसिलियम कह सकते हैं हम, पेनिसिलियम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स कोनिडिया होता है। ऐसी हाइड्रा के अंदर जो बर्ड्स निकलते हैं वो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और आगे यही स्ट्रक्चर एक नए ऑर्गेनिजम्स को राइज करता है। और फ्रेंड्स हम कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जिन्हें हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है गैम्यूल और स्पॉन्जेस। तो फ्रेंड्स स्पॉन्ज भी एक स्पॉन्ज, हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा स्पॉन्ज है वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, जिसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गैम्यूल होता है। अब फ्रेंड्स आगे हम देख सकते हैं, ये हमारे सामने रिप्रोडक्शन, ये हमारा पोटैटो है, पोटैटो के अंदर ये जो नोड्स हैं, बर्ड्स है, एडवेंटिजेट्स फ्रूट्स हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सभी में एक ही चीज़, मतलब यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि फ्रेंड्स जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर, अब हम प्लांट्स पे बातें करने शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जब अभी हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, वहीं है जब हम प्लांट्स के पास आते हैं तो फ्रेंड्स हम उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आगे पढ़ते हैं, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. In plants the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of rise, giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. Since the formation of these structure does not involve two parents, the process involved is asexual. तो फ्रेंड्स इन्होंने कुछ नहीं, जनरली हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक अलग नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे वो पार्ट हैं, वो स्ट्रक्चर हैं जो एक नए ऑर्गेनिज्म को यानी एक नए प्लांट को राइज करेंगे। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें भी कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो हो ही नहीं रहा, तो फ्रेंड्स ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये लेक्चर यहाँ तक अच्छा लगा हो। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है तो आगे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे और भी लेक्चर्स बनाऊँ और ऐसे ही आपके लिए सारी चीज़ें ईजी करता हूँ। फ्रेंड्स बस आपको सिंपली पढ़ते जाना है और बहुत ईजी होने वाला है। आप बस जो बच्चे सर 12th में आए हैं, 11th में आए हैं, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, मैं उनका पूरा सिलेबस विद टेस्ट सीरीज़ सारा कंप्लीट करा दूँगा। ओके, थैंक यू।